हे गाइस, तो मॉइल का भी वैकेंसी आ चुका है जिसमें कि आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या वैकेंसी है, किस चीज़ के बारे में वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट है, क्या ओपनिंग डेट है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और आपका एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगा। इसके साथ ही कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, माइनिंग ज्ञान हमारा एक ऑनलाइन क्लासेस का एप्लीकेशन है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो है तो गेट माइनिंग एग्जाम के बारे में पढ़ाते हैं। इसके साथ ही माइनिंग सरदार, ओवरमैन और डीजीएमएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे फर्स्ट क्लास का हो चाहे सेकंड क्लास का हो, या फिर आपका माइनिंग मेट, माइन फोरमैन, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डीजीएमएस के बेसिकली जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन हम यहाँ पर आपका कराते हैं। तो आप जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर से माइनिंग ज्ञान के ऐप को डाउनलोड करिए और अपने माइनिंग के ज्ञान को बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फाइनली मॉइल की वैकेंसी आ चुकी है, मॉइल लिमिटेड की। इसने ढेर सारी वैकेंसी निकाली है, ढेर सारी तो नहीं लेकिन निकाली है, ठीक है। इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है तो भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से जो है तो एप्लीकेशन भर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है एप्लीकेशन के लिए वो स्टार्ट हो रही है 13 मई 2023 सैटरडे दो मॉर्निंग में 10 बजे से। और इसकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन अलोंग विद द फी, मतलब फी के साथ जो आप सबमिट करेंगे, वो है 3 जून 2023 रात के 12 बजे तक। तो जल्दी करिए और जल्दी से फॉर्म फिलअप करिए। और आपका जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो वेबसाइट है www.moilmoil.nic.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, लास्ट डेट आपका और ओपनिंग डेट तो स्टार्ट हो ही चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। माइन फोरमैन के लिए वैकेंसी निकाली है, पोस्ट कोड ये आपका दिया हुआ है NE08। दो पोस्ट निकाली है, एक आपका जनरल के लिए और एक ओबीसी के लिए। इसकी जो क्वालिफिकेशंस है, मतलब इस पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, तो इसमें आपको 10th पास होना पड़ेगा, 10th पास होना पड़ेगा। और इसके साथ ही आपके पास एक वैलिड माइन फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड वाला, रेस्ट्रिक्टेड का काम नहीं करेगा यहाँ पर। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 6 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। जिस दिन भी आपने माइन फोरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का एग्जाम पास किया है, उसके बाद 6 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 साल इसमें आपकी क्या है, अपर एज लिमिट है। दूसरी जो वैकेंसी निकाली है वो है सिलेक्ट ग्रेड माइन फोरमैन एंड ट्रेनी सिलेक्ट ग्रेड माइन फोरमैन की वैकेंसी निकाली है। इसके लिए टोटल 6 पोस्ट निकाली गई है, और जिसमें से कि 4 आपका जनरल के लिए है और 2 ओबीसी के लिए निकाली गई है पोस्ट। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डिप्लोमा चाहिए आपका, वो भी माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग का डिप्लोमा होना चाहिए, पर्टिकुलरली माइनिंग का नहीं। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कोई अगर एक्सपीरियंस होल्डर है तो उसको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा पास करने के बाद एज अ माइन फोरमैन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अगर बात करें फ्रेशर्स की, तो फ्रेशर जिन्होंने डिप्लोमा किया माइन एंड माइन सर्वेइंग में, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उनको बोलता है कि फ्रेशर्स को 2 साल के लिए एज अ ट्रेनी जो है तो अपॉइंट किया जाएगा, और 2 साल के बाद जैसे ही उनके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आ जाएगा माइन फोरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड का, तो उसके बाद उनको जो है तो सिलेक्ट ग्रेड माइन फोरमैन की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा उनके परफॉर्मेंस पर भी, तो रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट कर लिया जाएगा। अगर बात करें माइनिंग माइन मेट ग्रेड 1 की, तो इसमें 6 पोस्ट हैं और 6 की 6 पोस्ट पूरी की पूरी जनरल के लिए हैं। 10th पास के लिए यह पोस्ट निकाली गई है, प्लस इसके साथ ही माइन मेट का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड का, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला वैकेंसी है 4th नंबर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का, या फिर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि टोटल 3 पोस्ट हैं, एक ओबीसी, एक जनरल, एक ईडब्ल्यूएस। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास इसका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसके साथ ही बोलता है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, वो भी किसके अनुसार, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस 2010 के अनुसार, CEAR
2010 के अनुसार। अपर एज लिमिट है 40 साल और 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल की फील्ड में, वो भी एक लिमिटेड कंपनी से आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब वो लिमिटेड कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? अगर किसी ने माइनिंग या किसी माइंस में अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल की फील्ड में एक्सपीरियंस लिया तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति अगर फ्रेशर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, तो फ्रेशर भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इनको एज अ ट्रेनी 2 साल के लिए जो है तो रखा जाएगा, और जैसे ही 2 साल के बाद इनको जैसे ही इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहेगा तो इनको रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट कर लिया जाएगा। 40 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है, तो यह भी ध्यान में रखना है। मैकेनिकल प्लांट फोरमैन, तो डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और एज लिमिट है 40 इयर्स, और इसके लिए आपका 3 पोस्ट निकाला है और 3 के तीनों जनरल के लिए है। एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए भी निकाला है, 10th पास आपका होना चाहिए, एक पोस्ट है वो भी जनरल के लिए, और आपके पास फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अवेलेबल होना चाहिए। मैक्सिमम एज है 40 इयर्स और 3 साल का कम से कम वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंड क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट लेने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। तो आपका ये था कि कितनी पोस्ट है, क्या है, कैसा है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेक्शन की तरफ कि हमारा एग्जाम कैसे होगा। तो अगर हम एग्जाम की बात करें तो जितनी भी पोस्ट निकली है इन सभी का एग्जाम जो है तो ऑनलाइन होगा, ठीक है। आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। एप्लीकेशन एक व्यक्ति एक ही बार भरेगा एक ही पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर बहुत सारे भरोगे तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा आता है आपका टेस्ट सिटीज, क्या क्या कहाँ कहाँ आपका सेंटर मिल सकता है। तो बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, नवी मुंबई, मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, रायपुर एंड नागपुर, ये आपके टेस्ट सिटीज हैं। आप कोई भी 2 टेस्ट सिटीज को ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जिसमें से कि एक आपको मिलेगा, और आपका जो एक मिलेगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मॉइल अगर चाहे तो चेंज कर सकता है, तो यह ध्यान में रखना है। अब आपके आता है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट का बोलता है कि जो ड्यूरेशन होगा, मतलब एक सिटिंग में आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें से कि आपका 100 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अब इस 100 मार्क में 10 मार्क का आपका होगा जनरल नॉलेज, 10 मार्क का आपका होगा रीजनिंग, और आपका 80 मार्क का होगा जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो उसको वाइंडिंग से रिलेटेड या वाइंडिंग इंजन से रिलेटेड उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है उससे रिलेटेड। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थॉरो नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आप एमएमआर पढ़ सकते हैं, उसके साथ ही आप डीजे देशमुख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां से आपको फुल टू नॉलेज मिल जाएगा। तीसरी चीज है आपका, अगर मान लीजिए कि आपने फोरमैन का भरा है, तो उसके लिए आपका फोरमैन के अकॉर्डिंग जो भी डीजीएमएस के लिए आप तैयारी करते हो उस हिसाब से आपका यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन, अगर किसी को क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स ऑनलाइन टेस्ट में आपके आने चाहिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल होगा, तो यह बात भी ध्यान में रखिएगा। आपका जो एग्जाम होगा एक ही दिन होगा और एक साथ होगा और एक ही शिफ्ट में होगा, ठीक है, सभी पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो कैंडिडेट्स जो जनरल में है, जनरल वाले कैंडिडेट सीडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हैं, उनको 295 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी नॉन रिफंडेबल फी देना पड़ेगा। एसटी एससी वालों के लिए और एम्प्लॉयज के मॉइल के जो एम्प्लॉयज हैं उनको एप्लीकेशन फी किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, तो यह भी ध्यान में रखना है आपको। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ कि आपको क्या फोटो वगैरह, क्या किस चीज की जरूरत होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में भी।
तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि रजिस्ट्रेशन के पहले क्या क्या आपको तैयारियां करके रखनी है, तो आपके पास एक फोटोग्राफ होना चाहिए, 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर का फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ में ध्यान रखिएगा कि व्हाइट बैकग्राउंड हो। क्या होना चाहिए? व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और आपका फोटो जो है तो ब्लर नहीं होना चाहिए, आंखों में लाल कलर नहीं होना चाहिए। क्या होता है, फ्लैश चमकता है तो उसके कारण आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है। तो रेड आई नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का टोपी वगैरह पहन के सनग्लासेस वगैरह लगा के आप फोटो नहीं खिंचाइएगा। रिलैक्स होके कैमरे की तरफ देखते हुए फोटो आपको खिंचवाना है, ठीक है। कलर्ड फोटो देना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देना, जमाना चला गया है उसका, ठीक है। अब एक प्लेन पेपर, आपको टोटल 3 प्लेन पेपर लेने हैं। 3 प्लेन पेपर में से पहले वाले में आपको अपना साइन मारना है, वो भी ब्लैक पेन से, ठीक है। दूसरे प्लेन पेपर में आपको अपने उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, और वो चाहे आप ब्लैक इंक का इस्तेमाल कर ले चाहे ब्लू का, इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरे प्लेन पेपर में आपको एक हाथ से लिखा हुआ, आपकी खुद की राइटिंग में लिखा हुआ डिक्लेरेशन होना चाहिए, ठीक है। वो भी ब्लैक कलर का पेन का इस्तेमाल करके यह चीज आप करेंगे, तो इसका भी ध्यान रखें। सिग्नेचर अगर कर रहे हो तो किसी प्रकार का कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है कि आपका डिक्लेरेशन में आप क्या लिखोगे, तो डिक्लेरेशन में आपको इस चीज के बारे में लिखना है, ठीक है। ये सेम टू सेम यही चीज लिखनी है। ना आपको हिंदी में लिखना है, ना ही आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखना है। जो इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है सेम टू सेम वही चीज लिखना है। बस ये जो डैश लिखा है और ये जो नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा है, इसकी जगह अपना नाम डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे इसकी जगह पे क्या डाल दूंगा, देवेंद्र सिंह तोमर, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा और बाकी की चीजें मैं सेम टू सेम वैसा ही लिख दूंगा। तो मेरी जो राइटिंग है मैं इसी राइटिंग में लिख के जो है तो सबमिट करूंगा फॉर्म में। डिक्लेरेशन जो है तो उस कोरे कागज पे लिखूंगा। मैं कैपिटल लेटर्स का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। जैसी मेरी राइटिंग है, जो मेरी राइटिंग है सेम टू सेम वही मुझे देना है। कहीं पर भी कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आगे है आपका फोटोग्राफ के बारे में थोड़ा और डिटेल दिया हुआ है कि फोटोग्राफ का, आपका फोटोग्राफ तो आपने खिंचा लिया, ठीक है। फोटो खिंचाने के बाद आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपका जो है तो फोटो खींच के उसको अपलोड करोगे। फोटो तो ले आए मार्केट से, अब उसकी फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। तो इसके पिक्सल्स, डायमेंशंस वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। और फाइल की जो साइज है 20 से 50 केबी की होनी चाहिए। सेम टू सेम यही चीज आपका सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी पूरा डिटेल दिया हुआ है। ज्यादा डिटेल देखना है और भी अच्छे से, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या फॉर्मेट होना चाहिए फाइल का, मतलब जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए, मतलब बेसिकली फोटो होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट नहीं चाहिए। और ये उसके डायमेंशंस और फाइल की साइज। उसी तरीके से आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन की फोटो की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। आपके आईडी की अगर बात करें तो आपको आईडी में क्या लेकर जाना है एग्जाम हॉल में, तो आईडी में आप क्या लेके जाएंगे, अपना आइडेंटिफाई, हाँ। आपको ये लिस्ट दी हुई है पूरी, कौन कौन सी आईडी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड या फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लेकर ये सब चीजें लेकर जा सकते हैं। हाँ, क्या नहीं लेकर जाना है, राशन कार्ड लेकर मत जाना यार, क्योंकि वहां पे आपको राशन नहीं दिया जाएगा। और लर्नर वाला ड्राइविंग लाइसेंस तो बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है, इनको वैलिड नहीं माना जाएगा। एग्जाम हॉल में आपका 90 मिनट का जो एग्जाम है तो कम से कम 4 घंटे पहले बोल रहा है कि पहुंच जाइए, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो ये था आपका मॉइल का जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में पूरा ज्ञान था माइनिंग ज्ञान की तरफ से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से वीडियोस हम बनाकर प्रोवाइड कराएं। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।